ये कहानी है उस बचपने या उस मूर्खता की जो आपको सिर्फ परेशान नहीं करती हैं बल्कि कई बार कोशिश करती हैं आपको अपनी ही दुनिया में ले जाने की। नमस्कार, मेरा नाम है धीरज जोशी और आप देख रहे हैं द येलो स्टोरीज। ये कहानी है दो दोस्तों की, महेश और रोहित, जो उस समय 12वीं क्लास में थे। महेश और रोहित बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये 8th क्लास से साथ में पढ़ रहे थे और सुबह स्कूल जाने से लेकर के दोपहर वापस आने के बाद खेलना, कूदना, मस्ती करना, शाम को साथ में खाना खाना। इनफैक्ट कई बार ये एक दूसरे के घर में रुक जाते थे। जैसे कभी महेश रोहित के घर में रुक गया, कभी रोहित महेश के घर में रुक गया। दोनों के मॉम डैड को भी ये चीज़ पता थी कि दोनों अच्छे दोस्त हैं और ये साथ में ही रहेंगे। अब स्कूल के बच्चे हैं और बंक ना मारें तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने भी मारा होगा, मैंने भी मारा है। तो एक दिन ये दोनों भी स्कूल से बंक मार के शहर भर में घूमने और तफरी करने निकल गए। स्कूल शुरू होता है सुबह 7 बजे और ख़त्म होता है 2 बजे। ये स्कूल में पहुँचे ही नहीं, यानी कि महेश अपने घर से निकला, रोहित अपने घर से निकला, 7 बजे से पहले कहीं बाहर मिले, स्कूल में गए नहीं और दोनों ने सोचा कि दिन भर मस्ती करेंगे बढ़िया तरीके से, एकदम आज फुल ऑन बंक। अब सुबह सुबह करे क्या, तो 7 बजे से दोनों कभी किसी दुकान पे चाय पीते थे, कभी पोहा खा रहे हैं, कभी समोसा खा रहे हैं, बस यही कर रहे थे। और जब इसके बाद भी उनका समय नहीं बीत रहा था तो दोनों ने डिसाइड किया कि पास के थिएटर में एक मूवी लगी है तो मूवी थिएटर में घुस जाते हैं। फर्स्ट शो वो मेरे ख्याल से 9-10 बजे का पहला शो होगा। तो 10-10:30 बजे ये मूवी थिएटर में घुसे और इंटरवल तक ही दोनों ने डिसाइड किया कि भाई बाहर चले जाते हैं। या तो बोर हो गए होंगे या फिर डर गए होंगे, क्योंकि जो मूवी देखने घुसे थे थोड़ी हॉरर मूवी थी, तो डर के मारे भी होता है कि सोचा होगा कि चलो बाहर निकल जाते हैं इंटरवल में। तो दोनों बाहर आ गए। अब दोपहर में लगभग 12 बजे के आसपास थिएटर से बाहर आने के बाद इनके पास करने को कुछ था नहीं और 2 बजे तक का इनको समय था। इनको टाइम पास करना था घर जाने से पहले, वो टाइम पास नहीं हो रहा था। और बाहर घूमना भी खतरनाक था, क्योंकि ये डर था कि कोई पहचान का या आस पड़ोसी इनको देख ना ले। तभी रोहित के मन में एक वाहियात आइडिया आया। वो महेश को बोला कि भाई चुपचाप चल, और पास में ही ना एक कब्रिस्तान है, मतलब उनके घर के पास में कब्रिस्तान था। तो रोहित बोला भाई चुपचाप कब्रिस्तान में चलते हैं, चुपके से अंदर घुसेंगे और 2 बजे तक वहीं बैठेंगे, आराम से लंच वंच करेंगे। कब्रिस्तान में कौन आएगा देखने के लिए, तो कोई पकड़े जाने का चांस ही नहीं है। और 2 बजे भाई तू अपने घर, मैं अपने घर। अब जितना बेवकूफ़ी भरा ये आइडिया था, उससे भी बेवकूफ़ी भरी बात की महेश ने कि तुरंत हाँ बोल दिया। अब ये दोनों शांति से नज़रें बचा के कब्रिस्तान के अंदर घुस गए, किसी ने नहीं देखा। और चुपचाप एक जगह पे जाके, और एक जगह पे जाके भी क्या, एक कब्र के बगल में। अभी कब्रिस्तान के अंदर क्या मिलेगा ना, तो कहाँ छुपेंगे। तो चुपचाप एक कब्रिस्तान के बगल में जाकर के, एक कब्र के बगल में जाकर के बैठ गए, बढ़िया बातचीत वगैरह करते रहे। अब समय हुआ है 1:30 बजे का, लगभग 1:30 बज चुके थे और यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। रोहित ने क्या किया, मजाकिया तौर पे जो उसका टिफ़िन बचा हुआ था, उसने कहा यार चल महेश टिफ़िन खाते हैं। अब खाने की जगह कहा तो उसने बोला यार इससे अच्छा टेबल कहाँ मिलेगा, बढ़िया कब्र बिछी हुई है, ऊपर रखो खाना और मस्त तरीके से खाते हैं और यहीं बैठ के बात करेंगे। अच्छा, रोहित एक मजाक भी कर रहा था। वो कुछ और खुद खाता था और कुछ क्या कर रहा था, वो जो कब्र थी उसके ऊपर या कहीं बगल में रखे जाता था। वो कोई मूवी भी चली होगी, उसका डायलॉग चल रहा होगा कि ये एक मेरा एक तेरा, 2 मेरे 2 तेरे, ऐसा करके। तो वो कब्र को भी खाना देते जा रहा था और खुद भी खाते जा रहा था। खाना खाने के बाद ये एक लेवल और ऊपर लेके गया अपनी मस्ती को। ये कब्र से बात करता है, कब्र को कहता है कि देखो अब तो मैंने तुम्हें खाना भी खिला दिया है, तो थोड़ा मुझे यहाँ पे आराम भी करने दो। बोल करके कब्र के ऊपर बढ़िया लेट गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बज गए, दोनों बच्चे अपने अपने घर चले गए वहाँ से वापस। किसी को कोई पता नहीं लगा, बढ़िया खाना भी खा लिया, थोड़ा आराम भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब शाम को महेश रोहित के घर पे पहुंचा बोलने के लिए कि भाई चल क्रिकेट खेलने चलते हैं। इनका तो डेली का था कि शाम को क्रिकेट तो खेलना ही है, तो क्रिकेट खेलने के लिए पहुंचा।
ये जैसे ही ये घर पहुंचा तो रोहित से तो मिल नहीं पाया, उसकी मम्मी से मिला। मम्मी ने इसको भी गुस्सा किया, बहुत चिल्लाई। बोले तुम लोग ना बाहर का खाना वाना खा करके आए हो, तुमने कैंटीन में समोसे और कुछ ना कुछ खाया होगा, फूड पॉइजनिंग हो गई है। वो उल्टियाँ कर रहा है ऊपर, उसकी तबीयत खराब है, किसी से बात ही नहीं कर रहा है, जाओ जा करके मिल लो उससे, और ये बाहर बाहर का खाना बंद करो, और तुम्हारी मम्मी को भी फ़ोन करके बताऊंगी मैं। जब ये महेश ऊपर गया रोहित के कमरे में तो इसने देखा कि भाई रोहित की तबीयत तो सच में बहुत ख़राब है और वो बहुत वीक भी है। अब इसको तो पता था कि कोई फूड पॉइजनिंग का चक्कर तो नहीं हो सकता था, क्योंकि कैंटीन में तो कुछ भी नहीं खाया था, इन्होंने तो अपने घर का ही टिफ़िन खाया था। अच्छा, दोनों अच्छे दोस्त थे तो महेश को थोड़ा टेंशन भी हो गया। तो महेश ने क्या किया, रोहित के घर से अपने घर में फ़ोन किया और मम्मी से अपने बोला कि मैं आज ना रोहित के यहाँ पे रुक जाता हूँ, उसकी तबीयत ख़राब है, तो हम दोनों आज साथ में रुक जाएंगे, कल मैं घर आ जाऊँगा। और महेश की मम्मी भी वॉज ओके विद दैट कि ठीक है भाई तो रुक जा। अब रात को 9 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। खाने की टेबल पे रोहित की मम्मी ने सबको खाना सर्व किया और रोहित की प्लेट में सबसे पहले भिंडी डाली। रीज़न बीइंग, रोहित की भिंडी वॉज फेवरेट सब्जी, कि खाने में कुछ दो चाहे ना दो, भिंडी और दाल दे दी तो बेस्ट फूड ऑफ द डे। तो जैसे ही उसको भिंडी सर्व की आंटी ने, रोहित के स्वर बदल गए। रोहित एक बहुत भारी सी आवाज़ में अपनी मम्मी पे चिल्लाया। वो बोलता है कि क्या भिंडी खिला के मारेगी क्या मुझे, जा कर के अब तो मेरे लिए गोश्त लेकर के आ। ये ना तो रोहित की भाषा थी और ना ही रोहित की आवाज़। रोहित इस तरीके से बात नहीं करता अपने मॉम डैड से। सब चुप थे और रोहित की मम्मी डर के मारे रो रही थी, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया था ये आवाज़ और ये लहजा उनके बच्चे का नहीं है। और अगले ही पल रोहित वॉज नॉर्मल अगेन। रोहित अपनी मम्मी से बोल रहा है कि मम्मी क्या हो गया, क्यों रो रही हो, खाना दो यार, भूख लग रही है। रोहित की मम्मी वो फुल ड्रामेटिक स्टाइल में एकदम रोना शुरू किया उन्होंने और चिल्लाई कि हाय मेरे बच्चे को किसी ने पकड़ लिया है, किसी का कब्जा हो गया है मेरे बच्चे के शरीर में। अब ये सब देख करके, क्योंकि ये सबके सामने हो रहा था तो कोई इसमें इनकार तो नहीं कर सकता था कि जो हुआ। तो रोहित के पापा ने सबको बोला कि एक काम करो, आज सब लोग ड्राइंग रूम में साथ में ही सोते हैं। तो वहीं गद्दे वद्दे लगा लिए, नॉर्मली पहले घरों में ऐसा होता था, तो वहीं गद्दे लगा लिए और सब वहीं पे सोने लग गए। रात के 12:30 बजे के करीब सबकी नींद खुली अचानक से, क्योंकि एक शोर हुआ। शोर किस बात का था? रोहित दीवार पे अपना सर जोर जोर से पटक रहा था, खूब जोर जोर से, लग भी गई इसको, और साथ ही में कुछ बोल भी रहा था। अब ये हिंदी में नहीं बोल रहा था, ये कुछ अलग ही भाषा थी, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अब ना तो आवाज़ इसकी, ना लैंग्वेज इसकी, और ना ही वो बात करने का तरीका, वो लहजा इसका। रोहित के पापा ने ना इसको रोकने की कोशिश करी कि कम से कम अपने आप को नुकसान तो ना पहुंचाए, लेकिन रोहित, पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी रोहित में कि रोहित को पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था, या रोहित को रोकना तो बिल्कुल ही मुश्किल हो गया था। ना उसके पापा ना महेश, कोई नहीं रोक पा रहा था उसको। वो लगा हुआ था अपना सर मारने में दीवार पे। बस रोहित ने एक स्टेटमेंट हिंदी में दिया, और देते वक्त जो रोहित पलटा, मतलब वो बोलते वक्त जो रोहित अपने पापा की तरफ पलटा ना, तो रोहित की आंखें पूरी पलट गई थी, तो पूरी आंखें वाइट हो गई, और रोहित बोलता है कि मुझे भूखा मार दोगे सालों। अब ये सब देख करके ना महेश तो बुरी तरीके से डर गया था, और महेश को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था ये हुआ क्या। तो महेश ने सब बक दिया, उसकी मम्मी को सब बता दिया, मम्मी पापा सबको, कि आज हमने बंक मारा और हम फिर कब्रिस्तान चले गए थे, इसी का आइडिया था। और फिर इसने कब्र को भी खाना खिलाया, फिर ये ऊपर कब्र में सो भी गया थोड़ी देर। रोहित तो कुछ देर के बाद वापस से सो गया, अनकॉन्शियस होकर के सर मारते मारते सो गया। लेकिन अंकल आंटी ने महेश को काफ़ी गुस्सा किया कि यार अगर उसने ये गलत आइडिया तुमको दिया था कि कब्रिस्तान में जा कर के बैठते हैं, रोटी खाते हैं, तो तुम्हें तो मना करना चाहिए था, तुम भी उसके साथ में हो लिए। अब रोहित तो सो रहा था, लेकिन बाकी किसी को घर में नींद नहीं आ रही थी, तो ये लोग बैठे रहे और बैठे बैठे सुबह के 5 बज गए। तो बीच बीच में रोहित उठता नहीं था, लेकिन सोए में कुछ तो बड़बड़ाता रहता था, कुछ भी बड़बड़ा रहा था, मतलब वो अलग भाषा में बात कर रहा था एक अलग आवाज़ में। तो बीच बीच में एक ऐसा बीच में उठ के कुछ भी बोलता रहता था। तो आंटी बेचारी बार बार कभी इसको टीका लगाती, कभी उस पर गंगा जल छिड़कती,
गंगा जल या फिर घर में जो कलश में पानी रहता है ना, वो छिड़कती कि वो बस कैसे भी करके ठीक हो जाए। अच्छा, सुबह सुबह ही फिर क्या किया, महेश ने अपने घर में फ़ोन लगा दिया वहाँ से और अपने पापा मम्मी को भी सब कुछ बताया कि रोहित के साथ में ऐसा ऐसा हो गया और हम लोग ना कल बंक मार के कब्रिस्तान चले गए थे और तब से रोहित की तबीयत काफ़ी ख़राब है। महेश के पापा मम्मी भी कुछ 2-1 घंटे में अपने घर से तैयार वैयार होकर के रोहित के घर में आ गए। अच्छा, जब सब लोग ये सोच रहे थे कि आगे करना क्या है, महेश की मम्मी बहुत श्योर थी। महेश की मम्मी ने आते से ये बोल दिया कि भाई सबसे पहले तो पास में ही एक मंदिर है, पास में क्या है, आधे घंटे की दूरी पे एक मंदिर है, इसको वहाँ पे ले चलो, वहाँ एक बाबा बैठते हैं, जानकार हैं, काफ़ी सुना है उनके बारे में, कुछ पैसा वैसा चार्ज नहीं करते हैं वो अपना काम करते हैं, तो एक बार वहाँ चल के पहले दिखाते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। उसके बाद एनीवेज को फिर डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, देखते हैं कि इसको क्या हुआ है। उस मंदिर की तरफ जाते वक्त बीच में एक सिग्नल आया, तो सिग्नल पर जब गाड़ी रुकी उसी समय रोहित को भी होश आया। अब जब रोहित को होश आया ना, तो वो इतना चिल्लाने लगा गाड़ी के अंदर, और वैसे ही किसी और भाषा में बोल रहा है, आवाज़ अलग है, आंखें पलट गई उसकी, खूब चिल्ला रहा है। और वो इतना तेज़ चिल्ला रहा है कि जो गाड़ी के बाहर के लोग हैं ना, वो भी सब अंदर देख रहे हैं बार बार कि ये हो क्या रहा है, इस लड़के को हुआ क्या है, क्या हो गया है बच्चों, क्यों चिल्ला रहे हैं। अच्छा, जैसे ही ये सिग्नल ग्रीन होने वाला था, उनकी गाड़ी पर अचानक से एक आदमी आया। आदमी ने थोड़ा सा शीशा खटखटाया होगा, शीशा नीचे किया तो आदमी ने बोला कि मैं एक मौलाना हूँ और मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा इस लड़के पे साया है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले अपनी गाड़ी साइड में लगाओ, ये पास में मज़ार है, आप पहले गाड़ी साइड में लगा लो। अब वही बात होती कि मरता क्या नहीं करता। उन्होंने कहा ठीक है, इतना कुछ हो ही रहा है तो एक बार जा कर के देख लेते हैं। तो इन्होंने गाड़ी साइड में लगाई मज़ार पे, मज़ार के आसपास में, और ये उतर के जाने लगे वहाँ पे। अच्छा, जैसे ही ये मज़ार के पास में पहुँचे, रोहित ने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, मतलब रोहित हो गया बहुत अकड़ सी गई उसकी बॉडी, और फिर चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से, तमाशा कर दिया कोर्ट पे एकदम, बहुत चिल्ला रहा था, वही अलग भाषा में, बुड्ढे की आवाज़ में। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बोल क्या रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा था ये मौलाना को समझ में आ गया, क्योंकि मौलाना को अरबी आती थी। तो मौलाना ने बताया कि ये हिंदी इंग्लिश नहीं बोल रहा है, ये कोई और भाषा नहीं बोल रहा है, अरबी बोल रहा है, और ये अरबी में बोल रहा है कि ये मेरा बेटा है, इसने मुझे खाना खिलाया, मेरे साथ में सोया, अब ये मेरे साथ ही रहेगा। भैया ये सुन करके महेश की तो हालत बैंड हो गई, क्योंकि अब ये पिक्चर बहुत क्लियर हो चुकी थी। इसने मुझे खाना खिलाया, मेरे साथ में सोया, यही मस्ती करी थी ना कि कब्र को खाना खिला रहे थे, एक मेरा एक तेरा, दो मेरा दो तेरा, अब मैंने तुम्हें खाना खिलाया है तो मुझे थोड़ी देर सोने भी दो। तो ये वहाँ पे 15-1 मिनट सो करके भी आया था, और ये अभी वही बोल रहा था अरबी भाषा में। और रोहित एक्टिंग नहीं कर सकता, क्योंकि एक्टिंग भी करेगा तो भाषा थोड़ी ना बदल लेगा, आवाज़ बदल सकता है, उसको तो पता ही उसने क्या किया है, तो वो कहानी बना सकता है, भाषा कैसे बदलेगा। अच्छा, तब तक जो मौलाना थे उन्होंने अपनी किताब निकाली कुछ तो, और कुछ पढ़ना शुरू किया, और वही मज़ार के पास से कुछ पानी उठाया, पानी छिड़का, और देखते ही देखते रोहित ज़मीन पे गिर गया। अच्छी बात है, ज़मीन पे गिरा और वो नॉर्मल सा हो गया। इसके बाद वो मौलाना ने सबको घर जाने को बोला, सिर्फ वहाँ रोहित और रोहित के पिताजी को रुकने को बोला कि इन दोनों के अलावा कोई नहीं रुकेगा, बाकी आप सब घर चले जाओ। और सब ने ऐसे ही किया। ये महेश और महेश के पापा मम्मी, रोहित की मम्मी, ये सब वापस आ गए, सिर्फ रोहित और रोहित के पापा वहाँ पे रुक गए। अच्छा, इसके बाद कुछ नहीं पता कि हुआ क्या, क्योंकि महेश को अब लगभग 5 दिन हो गए थे रोहित से मिले हुए। 5 दिन तक रोहित को ना उसने फ़ोन किया, ना रोहित के घर में गया। उसकी मम्मी पापा ने ऐसा बोला होगा उसको, लेकिन 5 दिन के बाद महेश ने थोड़ा डर के, हेजिटेशन के साथ आंटी को अप्रोच कर ही लिया, फ़ोन लगाया, जाने की हिम्मत नहीं थी उसकी, तो उसने फ़ोन लगाया आंटी को कि आंटी रोहित कैसा है, ठीक ठाक है क्या अभी। तो उसकी मम्मी ने बताया कि अभी ठीक ठाक तो है, लेकिन रोहित की वो मौलाना ने कुछ झाड़ फूक वगैरह करी है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जैसे रोहित घर से बाहर नहीं निकल सकता,
दहलीज पार नहीं कर सकता, किसी के घर में खाना नहीं खा सकता, हम दोनों के हाथ के अलावा किसी का खाना नहीं खाएगा और हम भी किसी को अपने हाथ का खाना नहीं खिलाएंगे 3 हफ्ते तक। और क्योंकि वो भी महेश को अपने बच्चा जैसे ही मानती थी, उन्होंने महेश को बोला कि बेटा 3 हफ्ते बाद आ जाना घर में रोहित से मिलने के लिए। जब 3 हफ्ते बाद महेश रोहित से मिलने गया तो रोहित नॉर्मल तो हो चुका था, लेकिन रोहित की लाइफ से जैसे ये 3 हफ्ते और वो 5 दिन बिल्कुल गायब थे। रोहित को कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या हुआ उसके साथ में। ये कहानी तो यहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन आप लोग एक बात समझिए, जब ये मस्ती मजाक में ये छोटी छोटी हरकतें हम कर देते हैं और कुछ रूहों को या आत्माओं को जगा देते हैं या उनको परेशान कर देते हैं, तो ये आत्माएं सिर्फ आपको परेशान नहीं करती हैं, आपके साथ साथ आपके घर वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं। और अगर आपको कुछ हो गया तो आपके पीछे आपके घर वाले पता नहीं कैसे रहेंगे। अच्छा, इस कहानी के बाद भी एक सवाल है मेरा, क्या मौलाना का इस फैमिली को सिग्नल पे मिलना केवल एक इत्तेफाक था, या रोहित और रोहित के परिवार वालों पे कोई अच्छी आत्मा का साया भी था जो चाहती थी कि रोहित को कोई नुकसान ना पहुंचे? आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। एक मैसेज भी है, इस दुनिया में जो लोग जीवित हैं, जो जिंदा हैं, वो तो वैसे ही बहुत परेशान हैं, मगर जो अब जीवित नहीं हैं, मर चुके हैं, गुजर चुके हैं, उन्हें ऐसी जगहों पे जाके जाने या अनजाने में परेशान करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कहानी को पूरा सुनने के लिए। बहुत जल्दी मुलाकात होगी फिर किसी ऐसी ही दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।